हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है परफेक्ट कंपटीशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसके अंदर। हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन के 100% आने के चांसेस हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है। कई बार स्टूडेंट इसको फर्म के इक्विलिब्रियम के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। इसके अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम लिख आते हैं। देखो, फर्म का इक्विलिब्रियम एक अलग से क्वेश्चन है जिसको हम अगली वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। तो हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है और आने के चांसेस काफी ब्राइट हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके अंदर पहले आपने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना है। एक आधी डेफिनेशन दे दो, अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती तो जनरल मीनिंग दे दो परफेक्ट कंपटीशन का। फिर उसके बाद फीचर्स दे दो, एक एक लाइन के अंदर उन फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो। फिर उसके बाद जो है आपने बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है कि किस तरह से प्राइस और आउटपुट डिटरमिन होता है। टेबल बनाना है, टेबल का जो है टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद दो सिचुएशंस बतानी है कि अगर हमारी सप्लाई सेम रहती है, डिमांड बदलती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। और सेकेंड सिचुएशन के अंदर आपने बताना है कि अगर हमारी डिमांड सेम रहती है और सप्लाई में चेंजेस आती हैं तो किस तरह से प्राइस को डिटरमिन करना है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने उसी पैटर्न में लिखा है जिस पैटर्न में हमने एग्जाम के अंदर देना है। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन जो है उसको हम अटेम्प्ट किस तरह से करते हैं। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो प्राइस जो होती है सेम होती है। देखो, होमोजेनियस का मतलब होता है जैसे आजकल हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो अगर हमने सोप खरीदा है तो सोप में बहुत सारी वैरायटी होती है, और जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही तरह का सोप जो है अवेलेबल होगा। होमोजेनियस प्रोडक्ट मीन्स सब जगह पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे आप ए शॉप से खरीद लो चाहे आप बी शॉप से खरीद लो। और यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज द सेम। द सेलर सेल होमोजेनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट ए यूनिफॉर्म प्राइस। और जो प्राइस है दैट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द फर्म, वो इंडस्ट्री जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमिन करती है। उस गिवन प्राइस के ऊपर जो है फर्म सेल करती है, जितना मर्जी सेल कर ले। फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, फिक्सर नहीं होती। प्राइस इज फिक्स बाय द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने 3-4 डेफिनेशन दी है। जो डेफिनेशन आपको इजी लगती है वो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे बहुत सारी फर्म्स हैं जो एक जैसा प्रोडक्ट जो है सेल करती है। कोई फर्म इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी मार्केट को प्रभावित कर सके। मिस्टर जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन है, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है कि गिवन प्राइस जो इंडस्ट्री ने फिक्स किया है उस पर आप जितना मर्जी चाहे वो सेल कर सकते हो। बिलास की डेफिनेशन है, द परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी फर्म। वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं और सेलर जो होता है प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। इंडस्ट्री जो है प्राइस फिक्स करती है। एक और डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन एक आधी डेफिनेशन दे दो, इतनी सारी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, free entry of the firm into the industry, perfect knowledge among buyer and seller of existing market condition, free mobility of factors of production among alternative uses। तो ये थी डेफिनेशन जिससे हमें काफी क्लैरिटी हो गई कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं जो मार्केट को प्रभावित नहीं करते। प्रोडक्ट जो होता है आइडेंटिकल होता है, होमोजेनियस होता है, सेम प्राइस होती है, और फ्रीडम ऑफ एंट्री मतलब कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, आसानी के साथ छोड़ के जा सकती है। और प्राइस जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री नॉट बाय द फर्म।
फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, नॉट द प्राइस मेकर। तो ये फीचर्स है, इसको आप वन वन लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताती जाती हूँ। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अगर कुछ सेलर्स कहें कि हमने माल नहीं सेल करना, तो भी वो मार्केट को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वो मार्केट का जो आउटपुट सेल होता है उसका कुछ प्रतिशत, बहुत कम प्रतिशत जो है सेल करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट होती है। उसी तरह लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो बायर अगर कहें कि हमने नहीं खरीदना, तो वो भी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और जो प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती। आप कहीं से भी ले लो, सोप जो है आपको एक ही तरह का मिलेगा, टूथपेस्ट एक ही तरह का मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होती। प्रोडक्ट जो होता है आइडेंटिकल होता है। और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, बायर और सेलर जो होता है अपना अपना डिसीजन खुद लेते हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता। कोई भी फर्म जो है मार्केट के अंदर आसानी के साथ एंटर कर सकती है, आसानी के साथ उस मार्केट को छोड़ के भी जा सकती है। और यहाँ पे जो बायर है उसको पूरा का पूरा जो है, जो सेलर सेल कर रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या है, प्राइस क्या है, मतलब उसको पूरी नॉलेज है। ही हैज द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। और देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, कोई एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर जगह पे वो प्राइस सेम होती है। चाहे आप मानसा से खरीदो, चाहे आप बठिंडा से खरीदो, चाहे आप पटियाला से खरीदो, प्रोडक्ट की प्राइस सेम रहेगी। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होती। प्राइसेस जो होती है, दे आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और प्राइस जो होती है हर जगह पे सेम होती है। और उसी तरह जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। जैसे लेबर को काम बॉम्बे में मिल रहा है, तो वो बड़ी इजिली बॉम्बे जा सकती है। तो मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है। देखो, ये प्योर कंपटीशन मैंने वैसे ही इसके अंदर लिखा है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं जब आपने ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। देखो, जब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर से हम दो फीचर्स हटा दें, एक परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, बाकी सारे फीचर्स प्रेजेंट है, तो वो प्योर कंपटीशन कहलाता है। व्हेन द टू कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लाइक परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी are lacking, but all other conditions they are fulfilled, and it is called pure competition. Large number of buyer and seller, homogeneous product, independent decision making, freedom of entry and exit of the firm, absence of transport, transaction cost and advertisement cost, profit maximization, and no government रेगुलेशन। देखो, जो प्राइस है दैट इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आगे चल के बताया है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो ये इंडस्ट्री जो है प्राइस फिक्स कर देती है, उस गिवन प्राइस के अंदर जो है फर्म सेल करती है। ये जो प्राइस फिक्स की गई है उस पे फर्म जितना मर्जी चाहे सेल कर ले। तो यहाँ पे जो डिमांड जो होती है, जो फर्म का डिमांड कर्व होता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एवरेज रेवेन्यू और एमआर जो होता है वो बराबर होता है। और यहाँ पे ये जो प्राइस है ओपी, दैट इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। इस गिवन प्राइस के अंदर जितना मर्जी फर्म जो है वो सेल कर दे। नाउ वी विल understand how the price and output is determined under the perfect competition. देखो, price of a commodity is not determined by any individual seller or a firm. ये इंडस्ट्री फिक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। प्राइस जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड एट दैट पॉइंट वेयर द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। तो हमें डिमांड के बारे में पता है कि जैसे जैसे प्राइस जो होती है वो कम होती जाती है, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। प्राइस अगर फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, अगर प्राइस जो है राइज करती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और सप्लाई और प्राइस का जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, और अगर प्राइस कम होती जाएगी तो सप्लाई जो है कम होती जाएगी। प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है, सप्लाई जो है कम होती जा रही है, बट मार्केट डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है।
तो 3 रुपीज जो है प्राइस फिक्स होती है, जहां पे मार्केट सप्लाई 30 है और डिमांड जो है 30 है, जो कि बराबर है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो ₹3 जो है दैट इज फिक्स्ड एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये आपने इस टेबल के नीचे इसको बताना है कि प्राइस इज डिटरमिन्ड वेयर द डिमांड एंड सप्लाई जो है दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब हम देखते हैं, इसका ग्राफ हम बनाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये हमारा डिमांड कर्व है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जो इंडिकेट करता है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। और ये हमारा सप्लाई कर्व है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इंडिकेट करता है प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ₹3 डिटरमिन होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 30 यूनिट जो है प्रोड्यूस करते हैं, 30 यूनिट जो है इसके अंदर जो है सेल करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि ई बिंदु पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, अगर किसी रीजन की वजह से हमारी प्राइस जो है 5 हो जाती है, देखो ये प्राइस 5 हो गई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है हमारी 3 हो जाएगी। और उसी तरह अगर किसी रीजन किसी कारणवश जो है हमारी प्राइस कम हो जाती है, ₹2 हो जाती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि सप्लाई जो है कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस जो है ₹3 पे पहुंच जाएगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वहां पे है जहां पे डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू सप्लाई, ई जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आपने ई लिख देना है। तो प्राइस इज डिटरमिन्ड ₹3। तो अगर प्राइस राइज हो जाती है तो हम देखते हैं कि सप्लाई जो है दैट इज मोर देन डिमांड, तो प्राइस ऑटोमेटिकली विल फॉल टू 3। और अगर प्राइस किसी कारणवश कम हो जाती है तो देयर विल बी शॉर्टेज, सप्लाई विल बी लेस एंड डिमांड विल बी मोर, द प्राइस विल राइज टू 3। तो ये आपने लिखना है वहां पे। अब देखो प्राइस जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आउटपुट जो है प्रोड्यूस होता है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। और यहाँ पे ये जो प्राइस फिक्स की है इंडस्ट्री ने, उस गिवन प्राइस पे फर्म चाहे जितना मर्जी सेल कर ले। और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो फर्म का डिमांड कर्व है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर। Demand is equal to supply, तो price is determined by the industry. Firm is price taker at a given price, जितना मर्जी चाहे उस पे सेल कर सकती है। उसके साथ आपने ये 2 चीजें भी बतानी है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। अगर सप्लाई जो है हमारी अनचेंज्ड है, अगर सप्लाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा सप्लाई कर्व है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, तो ये हमारी ओरिजिनल डिमांड है। तो ई पॉइंट जो है दैट इज इक्विलिब्रियम। बट अगर डिमांड हमारी राइज कर जाती है D1, तो यहाँ पे ये D1 की तरफ हमारा जो डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी सप्लाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, अगर डिमांड बढ़ती है तो हमारी प्राइस जो है OP1 हो जाती है, प्राइस राइज कर जाती है। उसी तरह अगर हमारी डिमांड फॉल करती है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पे है, और यहाँ पे हमारी प्राइस जो है फॉल हो जाएगी P2। सप्लाई जो है हमारी अनचेंज रहती है, तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, अगर डिमांड फॉल करती है तो प्राइस फॉल कर जाती है। तो वहां पे जो चेंजेस अकर करेंगे दैट इज ड्यू टू द डिमांड। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड व्हेन डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए ई पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और OQ जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर डिमांड राइज करती है तो न्यू डिमांड कर्व D1 है, तो ये E1 बिंदु पे कट करता है, तो प्राइस जो है हमारी राइज कर जाती है OP1 और हमारा आउटपुट जो है दैट इज OQ1। उसी तरह अगर हमारी प्राइस फॉल करती है, डिमांड फॉल करती है, तो न्यू प्राइस P2 है और हमारा आउटपुट जो है वो OQ2 है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी सप्लाई जो है, सप्लाई के अंदर चेंजेस आती हैं पर डिमांड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, तो उस वक्त क्या प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो देखो ये ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई ई बिंदु पे कट करे हैं, पी जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर हमारा सप्लाई कर्व जो है बढ़ जाता है तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस जो है फॉल कर जाती है और यहाँ पे हमारा आउटपुट है Q2। तो ये हमें बताता है कि सप्लाई बढ़ जाने से प्राइस कम हो जाती है। उसी तरह अगर हमारी सप्लाई कम हो जाती है तो ये
जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो राइज हो जाता है और आउटपुट है OQ1। तो इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमने इतना ही लिखना है, डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड देन द प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय चेंजेस इन सप्लाई। अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस विल बी लेस, और अगर सप्लाई हमारी कम है तो प्राइस विल बी मोर। अगर सप्लाई फॉल करती है तो शिफ्ट टू द लेफ्ट SS1, द प्राइस विल राइज टू P1 एंड द आउटपुट OQ1। इफ सप्लाई राइजेस एंड शिफ्ट टू राइट SS2, द प्राइस विल फॉल टू P2 एंड आउटपुट विल बी OQ2। तो ये अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस फॉल हो जाती है, और अगर हमारी सप्लाई जो है कम होती है तो प्राइस राइज कर जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इतना ही लिखना